Hi guys and welcome back to the channel Deepachayad of Education. Welcome to the Daily Hindu News and Editorial Analysis of 17th of July 2026. तो गाइज आज है तारीख 17 जुलाई 2026 और है फ्राइडे। देखेंगे आज के द हिंदू कंप्लीट न्यूज़पेपर को एनालाइज करेंगे। बट लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो क्या करना है, सबसे पहले डाउनलोड करना है टेलीग्राम, देन उसके बाद जाके सर्च बॉक्स में टाइप करना दीपक यादव एजुकेशन यूपीएससी। आपको ये वाला टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। यहाँ से आप डेली बेसिस पे इन लेक्चर के पीडीएफ डॉक्यूमेंट्स को डाउनलोड कर पाओगे। नाउ हमेशा की तरह हम लोग अपने लेक्चर को एक मैप के क्वेश्चन के साथ स्टार्ट करेंगे। तो आज आप सभी को मैप में जाकर देखना है कतर को कहाँ पर है एग्जैक्टली लोकेटेड, इसको अच्छे से मैप में देखना। देन उसके बाद आकर नीचे कमेंट सेक्शन में टाइप करना, जिससे कि आप लोग इसको लंबे समय तक याद रख पाओगे। तो चलिए फिर शुभारंभ करते हैं। और आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस काफ़ी रेलिवेंट होने वाला है। थोड़े से आर्टिकल्स कम है क्योंकि ऑब्वियसली फ्राइडे में आर्टिकल्स पब्लिश ही कम होते हैं, एडिटोरियल का एक पेज नहीं आता है। बाकी जो भी चीज़ें होने वाली हैं उसको एज इट इज़ हम कवर करेंगे। तो शुरुआत करते हैं पहले टॉपिक के साथ में। पहला आर्टिकल जो है हमारा, ये जीएस पेपर नंबर 1 जो हमारा आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन है, हिस्ट्री वाला पोर्शन है, उसके साथ में आप इसको ज़रूर से लिंक कर सकते हैं। टेम्पल आर्किटेक्चर वाला पोर्शन है, वहाँ से इसको लिंक किया जा सकता है। फेस्टिवल वाला एक आपको टॉपिक देखने को मिलता है हमारे जीएस पेपर नंबर 1 के अंदर में, वहाँ से भी इसको लिंक किया जा सकता है। तो हम जगन्नाथ यात्रा के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं। आपने पता है जैसे कि कल जगन्नाथ रथ यात्रा जो है ये शुरू होती है। अभी कुछ दिन यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल चलने वाला है। एक त्यौहार की तरह आता है हर साल यहाँ पर ये पूरा फेस्टिवल, ओडिशा का बहुत इंपॉर्टेंट इवेंट। तो अभी यहाँ पर कुछ दिन चलने वाला है, लगभग 24 में भी 27 जुलाई तक यहाँ पर ये यात्रा कंडक्ट होगी। अभी हम यहाँ पे जगन्नाथ रथ यात्रा के बारे में जब बात करेंगे तो हर एक डिटेल्स को मैं यहाँ पर मेंशन करने वाला हूँ। उन डिटेल्स को थोड़ा सा याद रखना है, एग्जामिनेशन में आप लोगों से क्वेश्चन बन सकता है। आज न्यूज़पेपर में 2 से 3 जगह पर जगन्नाथ यात्रा के बारे में चर्चाएँ की गई हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा दोस्तों, ओडिशा के अंदर पुरी नामक जगह ये इंपॉर्टेंट प्लेस है जहां पे जगन्नाथ रथ यात्रा एज अ इम्पॉर्टेंट ग्रैंड एनुअल चैरिट फेस्टिवल के तौर पे सेलिब्रेट किया जाता है। क्योंकि वर्ड यूज़ हो रहा है एनुअल, तो हमें पता चल रहा है कि हर साल दोस्तों यहाँ पर ये जो रथ यात्रा है वो यहाँ पे कंडक्ट की जाती है। ये इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट है, आपने देखा होगा किस तरीके से जो श्रद्धालु हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। एक मोस्ट इंपॉर्टेंट हिंदू फेस्टिवल माना जाता है इंडिया के अंदर में। मिलियंस ऑफ डिवोटीज़, केवल यहाँ पर इंडिया से ही नहीं दुनिया भर से बहुत सारे ऐसे श्रद्धालु हैं जो अपनी आस्था रखते हैं, जिनका एक बिलीफ है भगवान जगन्नाथ के अंदर में, वो सभी लोग यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब ये जो फेस्टिवल है दोस्तों ये क्या दिखाता है, ये एक जर्नी को शो करता है कि भगवान जगन्नाथ, उनके भाई लॉर्ड बालभद्र, उनकी बहन गॉडेस सुभद्रा, इन तीनों की ही जर्नी, कहाँ तक की जर्नी दोस्तों, ये एक मंदिर है पास में जिसका नाम है गुंडीचा टेम्पल। अब माना जाता है ट्रेडिशनली यहाँ पर ये एक विश्वास किया गया है, माना जाता है कि ये जो गुंडीचा टेम्पल है ये भगवान जो जगन्नाथ हैं उनकी जो मैटरनल आंट है, मैटरनल आंट मतलब मौसी का ये घर हुआ करता था। तो इनके घर तक की जर्नी को यहाँ पे शो किया जाता है इस पूरे जगन्नाथ रथ यात्रा फेस्टिवल के अंदर में। 12th सेंचुरी जगन्नाथ टेम्पल आपको ये देखने को मिल जाएगा। 12वीं शताब्दी का यहाँ पर 12वीं सेंचुरी का ये टेम्पल बना हुआ है। तो इस मंदिर से गुंडीचा टेम्पल तक ये पूरी यात्रा कंडक्ट की जाती है। और ये गुंडीचा टेम्पल का इंपॉर्टेंस मैंने आपको समझाया कि ये माना जाता है जो भगवान जगन्नाथ हैं, है ना, उनकी मैटरनल आंट, उनकी मौसी का ये घर है। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पर रथ यात्रा जब आप लोगों ने देखी होगी कई बार, तो इसमें 3 रथ आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, इस तरीके से आपको ये 3 रथ दिखाई पड़ते हैं। तीनों रथ के अलग अलग नाम हैं, ये याद रखिएगा, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट माना जाएगा। जैसे नंदी घोष, ये जो भगवान जगन्नाथ का जो ये रथ है उसको नाम दिया गया है नंदी घोष। और बालभद्र जी का जो यहाँ पर रथ है उसको नाम दिया गया है तलध्वज। और गॉडेस सुभद्रा का जो रथ है उसको नाम दिया गया है देवदलन। ठीक है, तो तीनों रथ के ये नाम हैं, किन से एसोसिएटेड हैं याद रखिएगा। मैचिंग ऑफ द फॉलोइंग जो करके यहाँ पे कुछ क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, वहाँ पे भी प्रश्न बन सकता है। फिर जब ये रथ यात्रा शुरू होती है तो इस पूरी प्रोसेस के अंदर में एक बहुत इंपॉर्टेंट रिचुअल है जिसको फॉलो किया जाता है। और उस रिचुअल को हम चेहरा फहरा के नाम से जानते हैं। प्लीज़ इसको भी याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चेहरा फहरा ये पहले परफॉर्म किया जाता है, उसके बाद यहाँ पर रथ यात्रा शुरू होती है। इसमें एक्चुअल तौर पे क्या होता है, जो पुरी के गजपति किंग होते हैं वो इन शैरियट के ऊपर में, इन रथ के ऊपर में, कहते हैं ना स्वीप करना, झाड़ू लगाना, एक गोल्डन ब्रूम से झाड़ू लगाते हैं। ये रिचुअल दिखाता है कि भगवान के सामने या गॉड के सामने जो हर कोई व्यक्ति है वो सब बराबर हैं।
ये सिग्निफाई करता है कि भाई जितने भी लोग हैं, चाहे उसका कैसा भी स्टेटस हो, चाहे कोई सी भी पोजीशन हो, वो सब एक बराबर हैं। इसके इस चीज़ को यहाँ पर सिग्निफाई किया जाता है दोस्तों, यहाँ पर कैसे, जो गजपति किंग हैं जब वो सामने झाड़ू लगाते हैं उस चीज़ के माध्यम से। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए, अब यहाँ पे हम थोड़ा सा गुंडीचा टेम्पल के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमने देखा ये रथ यात्रा कैसे शुरू होती है, इतना आपको समझ में आया। तो ये रथ यात्रा 12th सेंचुरी का जो ये मंदिर है, जगन्नाथ मंदिर, यहाँ से शुरू होती है। और ये रथ कहाँ तक जाते हैं दोस्तों? गुंडीचा टेम्पल तक, यानी मासी के घर तक। ठीक है, तो ये जो डीटीज़ हैं, जो हमारे ये देवी देवता हैं, यहाँ पे 9 दिन तक रुकते हैं। ठीक है, कहाँ पर? गुंडीचा टेम्पल में। और 10वें दिन पर दोस्तों ये जो रथ है ये वापस से रिटर्न करने शुरू कर देते हैं जगन्नाथ टेम्पल तक। तो ये वापस से जगन्नाथ मंदिर जाते हैं यहाँ पर 10वें दिन पर। और ये जो रिटर्न जर्नी है, इसको यहाँ पे बहुधा यात्रा के नाम से जाना जाता है, या इसको रिटर्न कार फेस्टिवल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। समझे? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिली। और इस जर्नी के दौरान आप देखोगे जो अपनी मौसी माँ का टेम्पल है पुरी के अंदर में, वहाँ पे जब लॉर्ड जगन्नाथ पहुँचते हैं तो एक स्वीट है जिसको कहा जाता है पोड़ा पिठा, तो इस स्वीट को भी यहाँ पर वो एंजॉय करते हैं। तो ये है दोस्तों पूरा का पूरा फेस्टिवल। याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें हैं, कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है इसके अंदर में जो आपने पता होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल गुंडीचा टेम्पल का इंपॉर्टेंस, और ये छेरा फहरा एग्जैक्टली यहाँ पर क्या होता है जगन्नाथ यात्रा के अंदर में। और इन तीनों ही डीटीज़ के जो एग्जैक्टली रथ के नेम हैं, वो रथ के नाम क्या दिए गए हैं। एंड अभी मैंने एक और एक टर्म आपके सामने डिस्कस किया था, हाँ, बहुधा यात्रा, इसको याद रखिएगा। बहुधा यात्रा यानी कि लौटने वाली जो जर्नी होती है गुंडीचा टेम्पल से, जब वापस से यहाँ पर ये रथ लौट रहे होते हैं जगन्नाथ मंदिर में, जिसको कई बार रिटर्न कार फेस्टिवल के नाम से भी हम लोग जानते हैं। अब देखिए, मैं क्या करता हूँ, जो भी न्यूज़पेपर के आर्टिकल आपके सामने डिस्कस करता हूँ, हर एक आर्टिकल में छोटे छोटे आपको रिवीजन पॉइंटर्स बनाकर दिए जाते हैं, याद रखिएगा, जिसके थ्रू आप कभी भी आर्टिकल को रिवाइज कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी आपको ये रिवीजन पॉइंटर दिए गए हैं, जैसे जो भी हमने डिस्कस किया है फटाफट रिवाइज करना है, तो आप आराम से जल्दी जल्दी एक छोटे से पैराग्राफ के माध्यम से हर एक चीज़ों को रिवाइज कर पाएंगे। ठीक है, पूछ लेगा कि बताओ छेरा फारा क्या शो करता है, तो ये सिंबलाइज करता है इक्वालिटी बिफोर गॉड। इसमें होता क्या है, जो गोल्डन ब्रूम है उसके जरिए यहाँ पर चैरियट को साफ किया जाता है, स्वीप किया जाता है, वहाँ पर झाड़ू लगाई जाती है, ऐसा यहाँ पर कह सकते हैं। कौन परफॉर्म करता है? गजपति किंग यहाँ पे जो पुरी के हैं वो इसको परफॉर्म करते हैं। ठीक है, चलिए आगे आते हैं नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल की तरफ। अगला आर्टिकल हमारे लिए और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज न्यूज़पेपर में। ये जो टॉपिक है ना, इसमें जब मैंने पढ़ा तो इतना कुछ ज़्यादा नहीं है, थोड़ी थोड़ी चीज़ें यहाँ पर चर्चाओं में, लेकिन जब मैं एंड वक्त पर आता हूँ, यानी कि इस आर्टिकल के लास्ट में आता हूँ, तो छोटे छोटे जो मिशंस हैं उनके ऊपर में फोकस किया गया है। फॉर एग्जांपल जीन इंडिया, और फिर उसके बाद जीन इंडिया का इंपॉर्टेंस क्या है वो बता दिया गया। ध्यान से सुनना। फिर आपका एग्री बायो 2.0, फिर इसका इंपॉर्टेंस, बायो एक्स फाउंड्री इसका इंपॉर्टेंस, एंड देन वन हेल्थ वन ग्रिड इसका इंपॉर्टेंस। ये 4 मिशंस आप देख रहे हैं, ये 4 मिशंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जो भारत के मिशंस हैं, जिसमें हमारा मेन टारगेट है कि हम आने वाले समय पर 2035 तक बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के अंदर में मैसिवली वर्क करना चाहते हैं। ठीक है, तो आइए मैं आपको समझाता हूँ ये इंडस्ट्री कहाँ पर आज के समय पर स्टैंड करती है, हमारा क्या टारगेट है, जो कब सब कुछ यहाँ पर लिखा हुआ है। क्योंकि खास बात यह है कि हम लोग आर्टिकल से अपने नोट्स बना लेते हैं, तो चीज़ें थोड़ी सी आसान हो जाती हैं। तो इस आर्टिकल का कंटेक्स्ट क्या है, हेडिंग देख के आप समझ गए। नीति आयोग ने अभी एक बहुत बड़ा फंड बनाने के लिए सजेशन दिया है। 50,000 करोड़ रुपए का यहाँ पर यह फंड बनाने की बात की गई है, स्पेशली किस चीज़ के लिए? बायोटेक्नोलॉजी ग्रोथ के लिए। जो बायोटेक इंडस्ट्री होती है, बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री होती है उसके लिए, यानी कि जेनेटिक इंजीनियरिंग है ना, जो जेनेटिक इंजीनियरिंग वगैरह होती है ना आज के समय पर क्रॉप्स के अंदर में, आप ये देखोगे तो हम उसी की बात कर रहे हैं, वो एक बायोटेक्नोलॉजी का पार्ट है। तो एक्चुअल तौर पे क्या होता है, नीति आयोग ने एक रोड मैप रिलीज किया है, और भाई टाइटल उसको दिया है रोड मैप फॉर बिल्डिंग इंडिया एज अ लीडिंग बायो इकोनॉमी पावर हाउस बाई 2035, कि भारत 2035 तक हम उसको एक बायो इकोनॉमी पावर हाउस बनाएंगे, और दुनिया में टॉप 3 बायोटेक्नोलॉजी पावर्स में इंडिया को लेकर आएंगे 2035 तक, 2035 तक। और इसके लिए हमें बहुत सारा फंड करना होगा, पैसा खर्च करना होगा। तो 50,000 करोड़ रुपए की यहाँ पर ये जो बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड है वो बनाने की बात की गई है, कि 2026 से लेकर 2026 से लेकर 2035 तक 50,000 करोड़ रुपीस खर्च करे जाएंगे। और इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है? केवल इस फंड का मेन ऑब्जेक्टिव ये होगा कि वो वैली ऑफ डेथ को फंड कर सके। अब दोस्तों ये क्या टर्म है वैली ऑफ डेथ? देखो, आपने जब भी मैंने आपको एक बार एडिटोरियल पढ़ाया था रिसर्च एंड डेवलपमेंट के ऊपर में, तब भी मैंने आपको वैली ऑफ डेथ के बारे में समझाया था। इसका मतलब ये होता है कि भाई मान लो हमारे कुछ साइंटिस्ट हैं,
जिन्होंने मिलकर किसी पर्टिकुलर मेडिसिन को बना लिया है, मान लो या किसी ने वैक्सीन को बना लिया है। अब वैक्सीन को बनाने में लग गया समय और सक्सेसफुली यहाँ पर उसको तैयार कर लिया गया है। अब उसको आप मार्केट में कमर्शलाइज तौर पे उतार ही नहीं पा रहे हो। क्यों? क्योंकि आपके पास में उतना फंड नहीं है, फंड की गैपिंग है। दैट मीन्स कि आपने रिसर्च तो कर लिया है, लेकिन रिसर्च करने के बाद में अब बड़े लेवल पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं हम। क्यों? क्योंकि फंड की कमी है, बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ फंड। ऐसे कॉन्सेप्ट को बोलते हैं वैल्यू ऑफ डेथ। तो जब हमने बना लिया है, फंड की कमी है, तो फंड की कमी यहां से पूरी हो जाएगी। जो ये 50,000 करोड़ रुपीस का बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड बनाने की बात यहां पर की जा रही है। आई होप अब आपको यहां पर यह समझ में आ चुका है कि किस लिए ये जो फंड है वो बनाने के ऊपर में डिस्कशन हो रहा है, कि भाई फाइनेंस करने का एक नया तरीका होगा, बहुत सारे रिफॉर्म्स लेकर आएगा, अलग अलग मिनिस्ट्रीज़ के बीच में एक बेहतरीन कोऑर्डिनेशन मेंटेन हो पाएगा। तो अब इस पूरे रोड मैप का टारगेट क्या होगा? इतना पैसा हम खर्च करेंगे भी आखिरकार क्यों? कोई एम है, कोई ऑब्जेक्टिव है? बिल्कुल। इंडिया की बायो इकोनॉमी आज 2025 में 195.3 बिलियन डॉलर पर स्टैंड करती है। हमारा पर्पज़ है हम इसको बढ़ाकर 2035 तक 691 बिलियन डॉलर्स तक पहुंचाएं। फिर फर्दर 2047 तक 2047 तक इसको बढ़ाकर 2.6 ट्रिलियन डॉलर्स तक लेकर जाएं। इससे 30 मिलियन हाई वैल्यू जॉब्स भी जनरेट होंगी। यह है हमारा मेन एम। किसका एम? ये रोड मैप जो हमने तैयार किया है, जो ये फंड खर्च करने की बात की है, इसकी वजह से 50,000 करोड़ रुपीस बायो इकोनॉमिक ग्रोथ फंड। अब ये जो फंड है ये क्या करेगा? मैंने बताया फिनांस करेगा, रिस्क थोड़ा सा झेल लेगा, गैप में जो मतलब जो फंडिंग की गैप है उसको ये भर देगा, इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट मिलेगा। इनकी वजह से क्या होगा? बायो मैन्युफैक्चरिंग भारत में बढ़ेगी, एडवांस थेरेपेटिक्स इंक्रीज होगा, सिंथेटिक बायोलॉजी, आर्टिफिशियल कुछ चीज़ों पे हम काम कर पाएंगे, टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर पाएंगे, फर्मेंटेशन टेक्नोलॉजीज़ पे काम कर पाएंगे, और डायग्नोस्टिक्स इंडिया में बेटर हो पाएगा। यानी कि ओवरऑल बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री को हम लोग थोड़ा सा बूस्ट कर रहे होंगे। और बायोटेक्नोलॉजी के बारे में मैंने आपको बताया, इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, बायो फार्मास्यूटिकल्स, बायो सिमिलर्स, बायोलॉजिक्स को बनाना, क्रॉप्स के जीन्स के अंदर में बदलाव करना, यानी जेनेटिकली मॉडिफिकेशन, ये सब कुछ जीन के अंदर में बदलाव करना, जेनेटिक जीन एडिटिंग है ना, पता है ना, क्रिस्पर कैस9 टेक्नोलॉजी से हम जीन एडिट कर सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ें किस में आती हैं? बायोटेक्नोलॉजी के अंदर में आती हैं, याद रखिएगा। तो इन सबको प्रमोट करने के लिए फंड अनाउंस किया गया है। अब ऐसा नहीं है कि केवल फंड अनाउंस कर दिया और झट से इन सब चीज़ों पे अलग अलग खर्च कर दिया, नहीं। इसके लिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिशंस अनाउंस करे गए हैं। 6 अलग अलग बायो मिशन हैं जिसको प्रपोज किया गया है गवर्नमेंट की साइड से। ये है सबसे काम का हिस्सा इस पूरे आर्टिकल का। मैंने आर्टिकल में भी हाईलाइट कर दिया था। तो 2035 तक हमें इन 6 मिशंस पे काम करना है। द फर्स्ट मिशन इज जीन इंडिया, याद रखिएगा। जीन इंडिया का मेन पर्पस क्या है? अफोर्डेबल जीन और सेल थेरेपीज को प्रमोट करना। भारत के अंदर में जो जीन थेरेपीज दी जाती हैं या कोशिकाओं को लेकर कुछ थेरेपीज की जाती हैं, वो अफोर्डेबल कर देना। सेकेंड, यहाँ पर जो हमारा पर्पस है या मिशन है उसका नाम है एग्री बायो 2.0। इसका मेन पर्पस है कुछ ऐसी फसलों को बनाना, यानी कुछ ऐसी क्रॉप जिसके जीन के अंदर में हम थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, बदलाव करेंगे, और उस फसल को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाएंगे, यानी कि क्लाइमेट का कोई भी इम्पैक्ट उस फसल के ऊपर में ना पड़े। समझे? तो इसका मेन ऑब्जेक्टिव यह है, जीन इंडिया का अफोर्डेबल जीन थेरेपी, एग्री बायो 2.0 का क्लाइमेट रेजिलिएंट जेनेटिक एडिटिंग क्रॉप्स डेवलप करना। बायो एक्स फाउंड्री का मेन पर्पस क्या है? जो एक आर्टिफिशियल बायोलॉजिकल इनोवेशंस हैं उनको कमर्शलाइज करना मार्केट में। फिर उसके बाद में वन हेल्थ ग्रिड का मेन पर्पस क्या है? एक इंटीग्रेटेड सर्विलांस को मजबूत करना, यानी निगरानी बनाने का जो प्रोसेस है इसको मजबूत करना, स्पेशली जो इन्फेक्शियस डिजीज़ हैं। कौन सी डिजीज़ हैं जिससे बहुत सारी यहाँ पर बीमारियाँ फैल रही हैं? एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस आपको देखने को मिल जाएंगे कि भाई एंटीबायोटिक्स का ज़्यादा इस्तेमाल होने की वजह से यहाँ पर एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस होता है, ज़्यादा नहीं, मिसयूज़ होने की वजह से यहाँ पर ये AMR की प्रॉब्लम फैलती है। तो उस पर निगरानी बना के रखना। एंड फिफ्थ मिशन भी है जो हमने वहाँ पे डिस्कस नहीं किया बट आर्टिकल में मेंशन है। फिफ्थ है मैरीन बायोटेक्नोलॉजी मिशन, जिसमें हम सीवीड को कल्टीवेट करेंगे, यानी कि समुद्र के अंदर में जो बायो प्रोडक्ट्स है उसको एक्सपैंड करने की बात हो रही है। फिर एक सिक्स्थ और मिशन है जिसका नाम है बायो फार्मा नेक्स्ट मिशन, जिसमें हम इंडिया को एज अ ग्लोबल हब बनाने चाहते हैं। जैसे जेनरिक मेडिसिन बनाते हैं ना, वैसी बायोलॉजिक्स, बायोसिमिलर्स या AI इनेबल्ड ड्रग डिस्कवरी यहाँ पर इंडिया में प्रमोट करना चाहते हैं। तो ये 6 इंपॉर्टेंट मिशंस हैं जो रिसेंटली अनाउंस करे गए हैं स्पेशल तौर पे भारत के अंदर में बायोटेक सेक्टर को ग्रो करने के लिए। ये पूरा रोड मैप तैयार किया है नीति आयोग की साइड से। तो जो इंडिया का एक पर्टिकुलर विजन है कि हम दुनिया में बायोटेक्नोलॉजी लीडर के तौर पर निकल कर आए, इसमें एक चीज़ बहुत ज़्यादा इंडिया को परेशान करता है, वो है वैली ऑफ डेथ।
वैल्यू ऑफ डेथ का मतलब मैं आपको समझा चुका हूं कि हम इनोवेशन कर लेते हैं लेकिन उसको रियलिटी में इंप्लीमेंट नहीं कर पाते, कमर्शलाइजेशन उसकी मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पाते। तो अभी जो ये मैन्युफैक्चरिंग का एक इशू बना हुआ था कि हम मैन्युफैक्चरिंग नहीं कर पा रहे हैं, ये जो प्रॉब्लम बनी हुई थी, ये प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी क्योंकि फंडिंग की कमी की वजह से हो रहा था। अब 50,000 करोड़ रुपीस का फंड अनाउंस कर दिया है। इसमें ये भी एक मेन पर्पज़ है कि जैसे 2047 तक, 2047 तक हमारा टारगेट है कि भारत को एक डेवलप्ड इकॉनमी बनाना, विकसित देश बनाना। तो साथ ही साथ में हम लोग एक नॉलेज बेस्ड बायो इकॉनमी को भी यहाँ पर इंडिया में तैयार कर रहे होंगे, जिससे अपने देश में हेल्थ केयर, एग्रीकल्चर, मैरीन बायोटेक्नोलॉजी और हमारा जो ये दवाइयों का क्षेत्र है, मेडिकल इंडस्ट्री है, उसमें भी बहुत सारे इनोवेशंस कर रहे होंगे। आई होप आपको ये भी क्लैरिटी मिली है। कभी भी रिवाइज करना है ये आर्टिकल तो आप रिवाइज कर सकते हैं, देख लेना। न्यूज़पेपर से ऐसे ही नोट्स बनाने हैं। अब ऊपर ऊपर से पढ़कर निकल जाते हैं ना, तो ये मैं ऐसे बता देता कि भाई जीन इंडिया का ये पर्पज़ है, इसका ये पर्पज़ है, इसका ये पर्पज़ है, कभी याद नहीं रख पाओगे जब तक खुद के कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जनरेट नहीं हो जाएंगी। जैसे ये इस बार आपको पता है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट को लेकर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इसमें भी अब जैसे न्यूज़पेपर में मेंशन है, इन चीज़ों के बारे में बताया गया है, पीआईबी में मेंशन किया गया है। तो इसमें मैच दी फॉलोइंग करके आपसे पूछा जा सकता है। मान लो एक तरफ यहाँ पर जीन इंडिया, एग्री बायो 2.0, बायो एक्स फाउंड्री, इस तरीके से यहाँ पर ये नाम दे दिए जाएंगे और दूसरी तरफ यहाँ पर इनके ऑब्जेक्टिव बता दिए जाएंगे और बताएंगे बताओ करेक्टली मैच करो कौन सा सही है। समझे? इसीलिए इन चीज़ों पे ध्यान रखा करो, ये पैटर्न है यूपीएससी का। चलिए, आप कुछ भी रिवाइज करना है तो आप रिवाइज कर सकते हैं फ्रॉम दिस रिवीजन पॉइंटर। हर एक चीज़ों को हमने समझ लिया है, न्यूज़पेपर के आर्टिकल को अच्छे से तोड़ लिया है, नोट्स बना लिए हैं और रिवाइज करने का जुगाड़ बना लिया है। ठीक है, अगला न्यूज़ आर्टिकल। अगला आर्टिकल एक और हम लोग डिजीज़ के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं यहाँ पर, जिसका नाम है साइक्लोस्पोरिएसिस। इसका एक आउटब्रेक देखने को मिलेगा न्यूज़पेपर में। आज जो हमारा बिल्कुल लास्ट वाला पेज है, साइंस एंड टेक वाला पेज, वहाँ पर आपको ये देखने को मिलेगा। खबर काफ़ी ज़्यादा कवर की गई है, ठीक है, कि साइक्लोपोरेसिस के बहुत सारे केसेस करंट समय पर अमेरिका में निकल कर आ रहे हैं। और ये जो बीमारी है, पहली बात तो याद रखना, ये एक जेस्ट्रो इंटेस्टाइनल इलनेस है, यानी सीधा पेट के ऊपर में, हमारी आंतों के ऊपर में प्रेशर डालता है, जिसकी वजह से आज 1500 से ज़्यादा केसेस अमेरिका के अंदर में निकल कर आए हैं। अब ये होता कैसा है सुनिएगा कि साइक्लोपोरेसिस के बारे में कि भाई ये किस प्रकार से होता है। इसमें ना एक प्रोटोजोआ पैरासाइट है, जैसे कुछ बीमारियां बैक्टीरिया की वजह से हो रही हैं, वायरस की वजह से हो रही है, ये प्रोटोजोआ की वजह से हो रही है। एक माइक्रोस्कोपिक प्रोटोजोअन पैरासाइट, इतना याद रखिएगा बस। और उस पैरासाइट का नाम है साइक्लोस्पोरा, जिसकी वजह से बीमारी फैलती है। ठीक है, अब इसमें क्या सिम्टम्स निकल कर आते हैं, इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। एक दवा इसमें रिकमेंड की गई है जिसका नाम है TMP-SMX, इसको थोड़ा सा याद रख सकते हैं, है ना। इवन सिम्टम्स के बाद में इससे नुकसान क्या होता है, जैसे भाई गॉल ब्लैडर के अंदर में सूजन हो सकती है, जॉइंट इन्फ्लेमेशन हो सकता है, ये सब कुछ आर्टिकल में लिखा हुआ है। आओ बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे जब हम लोगों ने नोट्स बनाए ना, उसके माध्यम से, जिससे आप फटाफट रिवाइज कर पाओगे अच्छी तरीके से। क्योंकि जब न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ते हो तो लगता होगा कई बार आलस भी आता है, पीडीएफ्स के थ्रू कई बार आप पूरा पूरा आर्टिकल पढ़ ले तो आपको पता नहीं चलता कि भाई हमने सारी माइक्रो डिटेल्स भी पढ़ ली हैं और मैक्रो डिटेल्स भी पढ़ ली हैं। अब इस आर्टिकल में फर्दर बढ़ने से पहले एक तो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन आप लोगों के सामने यह है कि अगर आप लोग हमारे पेड ग्रुप्स को ज्वाइन करना चाहते हैं, आपके पास में बढ़िया मौका है इसको ज्वाइन करने के लिए। यहाँ पर आपको डेली बेसिस पे करंट नोट्स के पीडीएफ्स वगैरह प्रोवाइड करवाए जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं इन्हीं पीडीएफ्स की बात कर रहा हूँ जो आप अपने सामने देख पा रहे होंगे। ये सारे पीडीएफ हिंदी इंग्लिश दोनों भाषाओं में बिल्कुल एज इट इज़ जैसा सामने प्रेजेंट है, जो दिख रहा है वही मिलेगा। चाहो तो प्रिंट आउट करवाओ, चाहो तो एज इट इज़ रीड कर लो, ये सब कुछ आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन ये सारे पीडीएफ्स आपको कहाँ पर मिलते हैं दोस्तों? केवल और केवल हमारे पेड ग्रुप में और कहीं नहीं। पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का एक छोटा सा फी पेमेंट है, जस्ट 499 फॉर द लाइफ टाइम एक्सेस। जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए तब तक आप 499 में इस ग्रुप को ज्वाइन करके रख सकते हैं। ज्वाइन करने के लिए करना क्या है, व्हाट्सएप पर जाइएगा, यहाँ पर आपको एक नंबर दिया गया है 8534873368। इस नंबर पर मैसेज कर देना कि आई वांट टू ज्वाइन दिस ग्रुप। आपको रिप्लाई मिलेगा, पेमेंट का प्रोसेस दिया जाएगा, डेमो वीडियो का लिंक मिलेगा, उसको देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं और अपने आप को कंप्लीटली सेटिस्फाई करने के बाद में जाकर अपना ये इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। बाकी याद रखिएगा, जो भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे ये वन टाइम तो है ही, लेकिन हैंड टू हैंड आपका ये इन्वेस्टमेंट रिकवर भी हो जाएगा। ऐसा बेनिफिट आपको कहीं नहीं मिलता। कहोगे हाथों हाथ कैसे रिकवर हो जाएगा? जब आप ग्रुप में ऐड हो गए ना, तो पुराने सभी पीडीएफ्स भी आपके हाथ में आ जाएंगे, क्योंकि ग्रुप में सारे पुराने पीडीएफ्स भी डले हुए हैं। फॉर एग्जांपल, आपको जनवरी 2026 से अगर करंट अफेयर्स के पीडीएफ चाहिए होंगे तो जनवरी से जुलाई तक के सारे पीडीएफ्स हैं, इवन हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में। समझे? इसलिए कह रहा हूँ अमाउंट रिकवरेबल है, वो भी इंस्टेंटली। साथ ही साथ में आपको जो बेनिफिट्स हैं वो प्रेजेंट समय पर भी मिलेंगे और आगे भी जो पीडीएफ्स हम लोग ये बनाते हैं वो आपको वहाँ पर प्रोवाइड करवाते हैं।
ठीक है, चलिए अब फिलहाल यहाँ पर आर्टिकल पर वापस आते हैं। हमने समझ लिया था इस मामले को कि साइक्लोस्पोरियोसिस क्या है, इसको लेकर अभी बहुत सारे केसेस अमेरिका में निकल कर आ रहे हैं। पहले समझते हैं न्यूज़ में क्या चल रहा है, क्योंकि यूएसए में केसेस बढ़ते चले जा रहे हैं। बढ़ना मतलब बहुत तेज़ी से बढ़ना। अभी 5,000 से ज़्यादा केसेस ऐसे हैं यूएसए के अलग अलग स्टेट्स के अंदर में, जिनके ऊपर में थोड़ा सा डायग्नोसिस चल रहा है, थोड़ा सा उनके ऊपर में देखा जा रहा है, चेकिंग की जा रही है। बाकी 1,500 से ज़्यादा तो कंफर्म कर दिए, 1,600 से ज़्यादा केसेस कंफर्म कर दिए गए हैं। पिछले साल भी ऐसे केसेस आ रहे थे साइक्लोस्पोरा साइटेनेंसिस के। साइक्लोस्पोरा साइटेनेंसिस इसका साइंटिफिक नेम है, साइक्लोस्पोरियासिस का। लेकिन लास्ट ईयर बहुत कम केसेस थे, इस बार केसेस बहुत ज़्यादा आ चुके हैं। अब प्रश्न यहाँ पर यह है कि ये जो डिजीज़ है ये इतनी ज़्यादा बड़ी लेवल पर अमेरिका में नज़र आ रही है, अंडर रिपोर्टेड है, तो क्या एक्चुअल नंबर इससे भी ज़्यादा हो सकता है? बिल्कुल। ये तो वही केसेस हैं जो आज के समय पर पकड़े जा रहे हैं, डिटेक्ट कर लिए चले जा रहे हैं कि हाँ भाई इसको भाई साइक्लोस्पोरोसिस है। लेकिन जो केसेस डिटेक्ट नहीं हो रहे हैं उनका क्या? ऐसे नंबर्स भी बहुत ज़्यादा करेंट समय पर प्रेजेंट हैं। अब प्रश्न आता है हमारे सामने कि आखिरकार ये साइक्लोस्पोरियोसिस एग्जैक्टली होता क्या है और कैसे होता है। तो याद रखिएगा ये एक फूड एंड वाटर बॉर्न इंटेस्टाइनल डिजीज़ है। सीधा हमारे स्टमक के अंदर जो इंटेस्टाइन है, जो आंत हैं, उसके ऊपर अफेक्ट करता है। लेकिन ये बीमारी फैलती कैसे है? या तो गंदा खाना या गंदा पानी, जो कंटेमिनेटेड फूड या कंटेमिनेटेड वाटर है, इसको कंज्यूम करने से ये बीमारी फैलती है। लेकिन ये बीमारी होती किसकी वजह से है? एक पैरासाइट की वजह से, विच इज़ काइंड ऑफ प्रोटोजोवन पैरासाइट। तो प्रोटोजोवन पैरासाइट है, नाम इसका है साइक्लोस्पोरा साइटेंसिस, जिसकी वजह से ये साइक्लोपोरियासिस नाम की प्रॉब्लम आज फैलती है। फिर एक और चीज़, क्या ये बीमारी एक इंसान से दूसरे इंसान में फैल सकती है? नहीं, पर्सन टू पर्सन इसकी स्प्रेडिंग नहीं होती। बस खाली इसका स्प्रेड होने का तरीका यही है कि गंदा खाना, गंदा पानी अगर सीधा यहाँ पर बॉडी में जाता है, जो खासकर खाना जिसके अंदर में ये पैरासाइट प्रेजेंट है, वो हम खा लें तो बॉडी में पैरासाइट पहुंचा, हो गया साइक्लोस्पोरियोसिस। समझे? तो ये होता कैसे है ये हम लोगों ने समझा। इसमें सिम्टम्स क्या देखने को मिलते हैं? अच्छा, बहुत सारी सब्जियां हैं, फल हैं, हर्ब्स हैं, वाटर भी है, इवन वो कई बार कंटेमिनेट हो जाता है इस पैरासाइट की वजह से। और लोग जब कंज्यूम करेंगे तो वो पैरासाइट बॉडी में जाएगा और साइक्लोस्पोरियोसिस हो जाएगा। इसमें एक मैसिव मैसिव रिकमेंडेशन यह है कि जो भी खाया जा रहा है, जो भी फल फूल खा रहे हैं, ठीक है, फल फ्रूट फूल, फ्रेश फ्रूट हो गए, वेजिटेबल्स हो गए, जो भी कंज्यूम कर रहे हैं उसको साफ़ तरीके से धोया जाए। ये काफ़ी ज़्यादा मैटर करता है, ठीक है। तो वो बताया गया है। दूसरा, प्रिवेंशन के तरीके हैं भाई, कि भाई साफ़ पानी पीना, सेफ वाटर पीना, अपने किचन को साफ़ रखना, और फूड को जैसे सब्ज़ी वगैरह है उसको खाने से पहले अच्छी तरीके से कुक कर लेना, या फल को जब खा रहे हैं तो अच्छी तरीके से वॉश कर लेना। ये कुछ चीज़ें हैं जो प्रिवेंशन के तरीके हैं, जिसकी वजह से साइक्लोस्पोरियोसिस नाम की प्रॉब्लम नहीं होगी। लेकिन अगर साइक्लोस्पोरियोसिस हो गया तो बॉडी के अंदर में ढेर सारे लक्षण दिखाई देते हैं। सबसे पहले पेट खराब हो जाना, वाटरी डायरिया होना, दस्त हो जाना, स्टमक में क्रैम्प शुरू हो जाता है, जी मचलाने लगता है, उल्टियाँ होने लगती हैं, ब्लोटिंग, गैस, थकान और बुखार, और बुखार के साथ साथ भूख मर जाना। ये कुछ यहाँ पर चीज़ें आती हैं दोस्तों इस साइक्लोस्पोरियोसिस के अंदर में। सिम्टम्स हमने डिस्कस कर लिए, ठीक है, लक्षण हमने कवर कर लिए। अब प्रश्न यह है कि रिस्क किसको है। अब देखो, ज़्यादातर बीमारियों में रिस्क किसको होता है? नंबर 1 पे वो लोग जिनकी इम्यूनिटी बहुत कमज़ोर है। अब इम्यूनिटी कमज़ोर है तो भाई छोटी से छोटी बीमारी भी उनके लिए खतरनाक है। बुखार तक यहाँ पर ज़्यादा समय तक टिका रहता है। दूसरा, जो बच्चे हैं, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी इतनी मजबूत होती नहीं है, डेवलप हो रही होती है। और एल्डर पीपल, अगेन यहाँ पर भी एक इशू इम्यूनिटी का ही आता है। तो चिल्ड्रन, एल्डर पीपल एंड ऐसे लोग जिनका इम्यून सिस्टम कमज़ोर है, इन पे खतरा ज़्यादा होता है साइक्लोस्पोरियोसिस। और केवल साइक्लोस्पोरियोसिस नहीं, किसी बीमारी का खतरा इन लोगों के ऊपर में ज़्यादा देखने को मिलता है। कॉम्प्लिकेशंस की बात करेंगे दोस्तों, अगर इन्फेक्शन को सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो इससे बॉडी में सबसे पहले तो डिहाइड्रेशन शुरू हो जाता है, बॉडी का सारा पानी खत्म हो जाता है। मेल एब्जॉर्प्शन, यानी कि जो न्यूट्रिशन है, बॉडी के अंदर न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट है, वो सही तरीके से इंटेस्टाइन एब्जॉर्ब नहीं कर पाते। तो गॉल ब्लैडर के अंदर में सूजन भी आ जाती है, जोड़ों के अंदर में सूजन आनी शुरू हो जाती है। तो ये कुछ यहाँ पर कॉम्प्लिकेशंस हैं जो खासकर इस प्रॉब्लम, इस बीमारी की वजह से हो सकते हैं। डायग्नोसिस काफ़ी डिफिकल्ट होता है। कई बार ये जो पैरासाइट है वो सैंपल में दिखाई नहीं देता, क्योंकि इसमें स्टूल का ही सैंपल लिया जाता है। तो एक जो पीसीआर टेस्ट है वो कंडक्ट किया जाता है, पॉलीमराइज चेन रिएक्शन वाला टेस्ट। पैरासाइट डीएनए वगैरह डिटेक्ट करते हैं इसके अंदर में।
ठीक है, तो डिटेक्शन इसका काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो कई बार केसेस का पता नहीं चलता कि भाई एक व्यक्ति को साइक्लोस्पोरियासिस हुआ है। तो अल्टीमेट इसके ट्रीटमेंट क्या है, जब पता भी चल जाता है तो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट है वो उसने अभी रिकमेंड किया है कि 7 से 10 दिन तक ये पर्टिकुलर दवा देना, जिसका नाम TMP-SMX है, जो हमने आर्टिकल में ऊपर डिस्कस किया था, थोप्रेम सल्फा मेथॉक्सॉल। ये कुछ यहाँ पर एक पर्टिकुलर मेडिसिन का नाम आपको देखने को मिल जाएगा, जिसका यूज़ किया जाता है आज एडल्ट्स के लिए या फिर ऐसे बच्चों के लिए जिनकी उम्र 2 महीने से ज़्यादा है। ठीक है, और बाकी इस ट्रीटमेंट में हाइड्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। प्रॉपर तरीके से पानी वगैरह पीना, साफ़ पानी पीना, ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। ठीक है, बाकी मैंने आपको बताया यूएसए के अंदर में मल्टीपल केसेस आए हैं, और कई बार कुछ केसेस ऐसे आए हैं जो खासकर लीफी ग्रीन्स वगैरह हैं, हरी सब्जियां हैं, लेटस, स्पिनक, बेसिल, सिलेंट्रो, पार्सले, इन सब का यहाँ पर जो ये यूज़ होता है, लेकिन ये फ्रेश तरीके से प्रोड्यूस करे गए, बट इनमें ये पैरासाइट प्रेजेंट था। तो पैरासाइट प्रेजेंट होने की वजह से, सही तरीके से साफ़ ना होने की वजह से लोगों के बॉडी में ये पहुंचा, जिसकी वजह से लोगों को यहाँ पर ये साइक्लोस्पोरियोसिस का सामना करना पड़ा। ठीक है, क्लियर हो गया। कुछ भी रिवाइज करना है साइक्लोस्पोरियोसिस के बारे में, आप रिवाइज कर सकते हैं बहुत ईजिली। हर एक माइक्रो मैक्रो डिटेल्स मैं शेयर कर चुका हूँ यहाँ पर, और इवन रिविजन पॉइंटर्स के अंदर भी। बस खाली अच्छे से सेशन को सुनते रहो दोस्त, क्योंकि वीडियो के लास्ट में आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन मिलेंगे, उसको आपने अटेम्प्ट करना है, अपना टेस्ट देना है, देखना है कितने क्वेश्चन आप लोगों ने सही करें। ना अगला आर्टिकल, और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल, आज का एडिटोरियल है, और दूसरा एडिटोरियल हमारे लिए काम का है नहीं, और फ्राइडे में आपको पता है एक ही पेज पर एडिटोरियल पब्लिश होता है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट भी पब्लिश हुआ है। अच्छा, एक दो बातें और बता दूं। एक तो पहले फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में डिस्कशन हुआ है। आप सोचोगे कि भाई देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में बात हुई है और आपने आज पढ़ाया नहीं है। मैंने अभी कुछ दिनों पहले पढ़ा दिया है। ठीक है, 13 या 14 जुलाई को पढ़ाया है, उसको चेक कर लेना, थंबनेल में लिखा हुआ है, थोड़ा स्क्रॉल करो, थंबनेल आपको मिल जाएगा। मैंने बोला भी था कि जिस दिन ये आर्टिकल डिस्कस किया जाएगा कि आज यहाँ पर फर्स्ट हाइड्रोजन ट्रेन शुरू होगी, मैं आपको उस वाले आर्टिकल में भेज दूंगा, उस दिन वाले विश्लेषण के वीडियो में भेज दूंगा। और पहला ही आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है। ठीक है, वो थोड़ा सा बड़ा वीडियो भी है शायद, लेकिन पहला आर्टिकल मैंने डिस्कस किया है, 7 से 8 मिनट में आप उसको कवर कर लेना। फिर उसके बाद में एक और आर्टिकल है या एक और एडिटोरियल है जो कल मैंने डिस्कस कर लिया है, कुदानकुलम न्यूक्लियर पावर प्लांट के अंदर में जो डेटा लीक हुआ है उसको लेकर, वो कल ही कवर किया हुआ है। तो ये ऐसे ना, अब देखो कुदानकुलम को लेकर 3 आर्टिकल है न्यूज़ में, हाइड्रोजन ट्रेन को लेकर 2 आर्टिकल हैं न्यूज़ में, 5 तो यही टॉपिक्स हो गए, सेम टॉपिक्स जो हमने डिस्कस कर रखे हैं। तो इतना दिमाग मारने की ज़रूरत नहीं है, जो डिटेल डिस्कस कर दी गई। अब जैसे ये भाई ये साइक्लोस्पोरियोसिस है, कल इसको लेकर एडिटोरियल छप जाएगा, तो इसमें से आप एक्स्ट्रा क्या पढ़ोगे? जो बातें पढ़नी है वो सब आपके सामने प्रेजेंट है। भाई ट्रीटमेंट पता है, सिम्टम्स पता है, ये सब कुछ पता है, एग्जामिनेशन में कोई क्वेश्चन बनेगा यहीं से बनेगा। इसी के लिए नोट्स की यहाँ पर ये वैल्यू है, समझे? अब जैसे ये एडिटोरियल है जो बहुत काम का है, इसमें बात हो रही है कि इंडिया के अंदर में एजुकेशन सिस्टम को हमें रिन्यू करना होगा, दोबारा से सही करना होगा, रिफॉर्म की ज़रूरत है। 10 चीज़ें यहाँ पर सजेस्ट करी हैं ऑथर ने कि इन 10 चीज़ों पे काम करना है अगर एजुकेशन सिस्टम ठीक करना है तो। और आर्टिकल किस चीज़ को हाईलाइट कर रहा है ये आपको पता ही है कि अभी जंतर मंतर पे जो प्रोटेस्ट चल रहा है, सीजेपी जो एक पार्टी बनी है, सोनम वांगचुक जी लगातार हंगर स्ट्राइक पर हैं। अभी 20 जुलाई 20 जुलाई को यहाँ पर पार्लियामेंट जाने की तैयारी है। रीज़न आपको पता है, क्योंकि 20 जुलाई से मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है पार्लियामेंट में, है ना? तो सभी मिनिस्टर्स वहाँ पे करंट समय पर प्रेजेंट होंगे, तो पार्लियामेंट का मॉनसून सेशन शुरू होगा, डिबेट्स होंगी, बहुत सारी चीज़ें। अच्छा, मॉनसून सेशन से याद है, मॉनसून सेशन अभी शुरू होने दो, कुछ बिल भी पास होंगे। तो न्यूज़पेपर में पहला ही आर्टिकल ये वो भी है कि बिल होगा, फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट को लेकर बिल आएगा, FCRA मैंने पढ़ा दिया है आपको, तो उस पर टाइम वेस्ट मत करना बिल्कुल भी, अभी बिल पास होने दो, जो एकदम एग्जैक्ट डिटेल्स होंगी कि हाँ भाई क्या चेंजेस हो रहे हैं वो सब आपके सामने आ जाएंगे। ठीक है, तो फालतू में रायता मत फैलाई करो कि हाँ भाई आज न्यूज़पेपर में मतलब उसने मुझे 18 आर्टिकल दिखाए हैं, 20 आर्टिकल दिखाए हैं, ये इंपॉर्टेंट है। सब तरीके से पढ़ा जाएगा, एक सीक्वेंस में पढ़ा जाएगा। ठीक है, और आप लंबे समय से फॉलो करें न्यूज़पेपर तो उस तरीके से आपको पता है सब चीज़ें आगे पीछे कवर हो जाती हैं। अब मैं आज भी उस पर फोकस करूंगा, कल भी उस पर फोकस करूंगा, परसों भी उस पर फोकस करूंगा, तो सेम चीज़ को आप बार बार रिपीट कर रहे होंगे, कोई फ़ायदा नहीं है। एट दी लास्ट जो नोट इकट्ठा करोगे उसमें बाकी सारी चीज़ें सेम ही सेम बार बार इकट्ठी हो रही होंगी आपके नोट्स के अंदर में, समझे? इसलिए एक ही बार में डिटेल मिल जाती है, उसको मैं वीकली रिवाइज भी करवा देता हूँ फिर सप्ताह के एंड में। और वीकली कंपाइलेशन, महीने की 4 कंपाइलेशंस होती हैं, 4 PDFs होती हैं, वो आपको टेलीग्राम पर मिल ही जाती हैं। ठीक है, तो प्रोसेस को थोड़ा ईजी रखो, उसको कॉम्प्लेक्स करने की कोशिश मत करो कि मैं भर दूं इंडेक्स के हाँ भाई आज मुझे ये डिस्कस करना है और कल फिर से वही सेम चीज़ें दोबारा से डिस्कस करना है।
एडिटोरियल जो है मुझे कई बार ऐसे भी आता है कि सर ये एडिटोरियल कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं, देखो कोई मान लो खबर है, उस टॉपिक पे एडिटोरियल लिखे जाएंगे, हर ऑथर के अपने खुद के पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं। आप ऑथर के पॉइंट ऑफ व्यू भी सीधा सीधा नहीं चेप दोगे, फैक्ट्स वहाँ से निकालते हो, जिस फैक्ट्स का इस्तेमाल करोगे आप मेंस एग्जामिनेशन के अंदर में। बाकी कुछ पॉइंट ऑफ व्यूज जब पूछे जाएंगे, क्योंकि मेंस एग्जामिनेशन में आप देख पाओगे सजेशन और ये सब चीज़ें पूछी जाती हैं जो फैक्चुअल तौर पे आपका यहीं पर जनरेट हो जाता है नोट्स के अंदर में। अब एक ही टॉपिक पे 100 एडिटोरियल पीएचडी करी जा रही है एक ही टॉपिक के ऊपर में, मतलब साल भर में 100 आर्टिकल पब्लिश होते हैं, तो 100 के 100 नहीं कवर करना है, एक कवर करना है। पता है कि भाई 250 वर्ड्स का एक आंसर तैयार होना चाहिए प्रीलिम्स में, अगर उसके उस टॉपिक से रिलेटेड कोई फैक्ट है तो वो प्रीलिम्स के लिए कवर हो गया, और मेंस के लिए 250 शब्द मेरे पास में तैयार हैं, अगर मेंस में पूछेगा तो मैं वो लिख दूंगा, और प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स तैयार हैं, यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो ऐसे हैंडल कर लूँगा। ठीक है, इसलिए आप देखोगे मैंने ये चीज़ें काफ़ी ज़्यादा रिफाइन भी करी, इसलिए वीडियोस थोड़ा सा शॉर्ट भी रहे। हालांकि मैं दूसरा न्यूज़पेपर इसी में ऐड करने की कोशिश कर रहा हूँ, इंडियन एक्सप्रेस की, मोस्ट प्रोबेबली मंडे से ऐड करूँ तो आपको और मज़ा आएगा। फिर सेशन में सेशन लेंथी भी रहेगा, हर एक चीज़ नई तरीके से सीखने को मिलेगी। फिलहाल वापस आते हैं ट्रैक पे, माफ़ी चाहता हूँ थोड़ा सा यहाँ से ध्यान भटकाने के लिए, मैं खुद भटक गया तो मैं आपका भी ध्यान भटका दिया मैंने। तो आर्टिकल आर्ग्यू करता है भारत के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में बड़े बदलाव की। मॉनसून सेशन शुरू होने वाला है, मॉनसून सेशन में बहुत सारे बिल डिस्कस होंगे। भाई बिल डिस्कस होंगे तो बिल का एक इम्पॉर्टेंस ये होना चाहिए कि बिल देश के हित में हो, नेशनल इश्यूज़ को डिस्कस करना ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि भाई हम ये सोचते हैं कि भाई कोई भी अगर पार्लियामेंट में सेशन शुरू हुआ है, जैसे अभी बजट सेशन होता है, फिर मॉनसून सेशन होता है, फिर सर्दियों में विंटर सेशन शुरू हो जाएगा, 3 सेशन होते हैं ना पार्लियामेंट में, तो हर बार बिल्स पास होते हैं। तो हम देखते हैं कि भाई देखो इस बार सेशन कितना बढ़िया रहा है, कितने सारे बिल पास करे गए। बिल कितने मात्रा में पास हो रहे हैं ये मैटर नहीं करता, कितना इंपॉर्टेंट बिल पास हुआ है, देश के किस मुद्दे पे बिल पास हुआ है ये मैटर करता है, जो सही बात भी है। आज यहाँ पर वो व्यक्ति हैं सोनम वांगचुक जी, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर, एजुकेटर, सोशल रिफॉर्मर। आज वो हंगर स्ट्राइक पर हैं। डिमांड किस चीज़ की कर रहे हैं? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम के अंदर में रिफॉर्म्स करने की, बदलाव करने की। ऑथर का मानना यहाँ पर यह है कि ये जो हंगर स्ट्राइक चल रही है वो कोई एक पर्सनल इशू नहीं है, एक नेशनल इशू है, जहाँ पर जो फ्यूचर है, एजुकेशन सेक्टर का जो फ्यूचर है उसको यहाँ पर देखने की कोशिश की जा रही है। और रियलिटी भी ये है, जो पेपर लीक्स हम लोगों ने देखे हैं, फेस करे हैं, शायद ही कोई ऐसे पेपर लीक्स को फेस करता होगा। हालांकि सिचुएशन रिजॉल्व की गई है, री एग्ज़ाम वगैरह किया गया है, बट प्रॉब्लम वो तो देखो ना कि भाई जैसे फॉर एग्जांपल अभी जो नीट एग्ज़ाम हुआ, लीक हो गया, लीक होने के बाद में री एग्ज़ाम जब करवाया गया तो पता चला बहुत सारे लोग जिन्होंने पहला वाला एग्ज़ाम दिया था उन्होंने री एग्ज़ाम नहीं दिया। क्यों? उन्हें लगा कि भाई फिर से कुछ ऐसा हो जाएगा। तो प्रॉब्लम यहाँ पर आती है। ठीक है, आपने सुधार कर लिया था री एग्ज़ाम वाला, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पर आई? काफ़ी लोग छूट गए। ठीक है, तो यहाँ पर रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, बदलाव की ज़रूरत है, एजुकेशन को और रिफाइन करने की ज़रूरत है। आपके देश में युवा पीढ़ी ज़्यादा है, आज नौजवान लोगों की संख्या ज़्यादा है हमारे देश के अंदर में, और आज से 15 साल पहले भारत की आधी से ज़्यादा जनसंख्या लगभग 25 साल से कम उम्र वाली थी। एक बड़ा ह्यूज डेमोग्राफिक डिविडेंड, इसको क्या बोलते हैं? डेमोग्राफिक डिविडेंड। डेमोग्राफिक डिविडेंड मतलब क्या होता है? जब एक देश के अंदर में बहुत ही सारा यंग पॉपुलेशन प्रेजेंट है, बट उसको अगर हाई क्वालिटी की एजुकेशन दे दी जाए, साथ ही साथ में एक स्किल उसको दे दी जाए, और देश के अंदर में अपॉर्चुनिटी मिल जाए। अरे हाई एजुकेशन और स्किल मिलेगी, अपॉर्चुनिटी खोज लेगा। लेकिन अगर ये दो चीज़ें दे दी जाएं तो कहीं ना कहीं वो आप अपना तो इंप्रूवमेंट करेगा ही, कंट्री का इंप्रूवमेंट भी करेगा, कंट्री को भी आगे लेकर बढ़ेगा। तो ऐसा नहीं है इंडिया ने इंप्रूव नहीं किया, एजुकेशन सिस्टम में बहुत सारी चीज़ें इंप्रूवमेंट हुई हैं, एनरोलमेंट रेशियो बढ़ा है, ज़्यादा लोग यहाँ पर अपनी पढ़ाई को लंबे समय तक कंटिन्यू कर पा रहे हैं। बट प्रॉब्लम यह है कि कंटिन्यू करना ही काफ़ी है या डिग्री लेना ही काफ़ी है? इंडिया के एजुकेशन सिस्टम में रोट लर्निंग वाला कल्चर है। आज रट के जाओ, कल पेपर में लिख कर आओ और परसों को भूल जाओ, और फिर उसके बाद रिजल्ट आएगा वो थोड़ा सा मैटर कर लेगा कि भाई बस खाली मैं रिजल्ट में पास हो जाऊं। जो इतना दिमाग लगाया, पूरा जीवन लगा दिया यहाँ पर पढ़ाई में, 20 साल शुरुआती, 20 साल, 25 साल, 30 साल यहाँ पर पढ़ाई में लगा दिए, क्या उस पढ़ाई का रोल निभ रहा है आगे? जो आपने पढ़ा है वही चीज़ यहाँ पर आप आगे फर्दर अपने जीवन में इम्प्लीमेंट कर पा रहे हैं? जो पढ़ा है क्या वो आगे आपको कमा कर दे रहा है? बहुत कम केसेस में होता है। नहीं तो फिर आप देख लो, जिसने जो पढ़ाई की है
और जो उसकी यहाँ पर एक एम्प्लॉयमेंट वाली फील्ड है, वो उसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है, पढ़ा कुछ और है, कर कुछ और रहा है। समझे? तो इसको बोलते हैं मिस्ड डेमोग्राफिक डिविडेंड। भले ही कितना भी इंप्रूवमेंट क्यों ना हो, एनरोलमेंट रेशियो कितना भी बड़ा क्यों ना हो, एजुकेशन लोग कंटिन्यू क्यों ना कर रहे हो, लेकिन वो एक्सीलेंस जिस चीज़ की डिमांड है वो आज अचीव नहीं हो पा रहा। और प्राइम मिनिस्टर का भी स्टेटमेंट है, और हम क्यों नहीं चाहेंगे, इंडिया वांट्स टू बिकम अ विश्व गुरु, बनना चाहेंगे, बिल्कुल क्यों नहीं बनना चाहेंगे, बट प्रॉब्लम यह है क्वालिटी ऑफ एजुकेशन को इंप्रूव करने की ज़रूरत है। केवल एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाना नहीं है कि भाई बच्चों के एडमिशन्स इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है, और एडमिशन सस्टेन हो रहे हैं, ड्रॉप आउट कम हुआ है, अभी रिसेंट रिपोर्ट आई थी नहीं, तो यह मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है एक्सीलेंस, उसके जीवन में उस चीज़ की वैल्यू ऐड हो रही है या नहीं हो रही है। ये केवल हमने एक क्वालिफिकेशन मान लिया कि भाई पढ़ना ज़रूरी है, ठीक है, आपके पास में इतना डिग्री होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आगे सर्वाइव करना है तो ये जो डेमोग्राफिक डिविडेंड है दोस्तों, ये अचीव कैसे होता है? देखो, डेमोग्राफिक डिविडेंड कब अचीव होगा? जब आपके देश में यंग पॉपुलेशन है, आपने उनको एक हाई क्वालिटी का एजुकेशन दिया, एजुकेशन में भरपूर मात्रा में लोगों को सपोर्ट किया, स्टूडेंट्स को सपोर्ट किया, प्रॉपर मात्रा में उन्होंने एग्जाम दिए, उनको स्किल्स मिले। अब क्या है, जब स्किल है उनके पास में, एजुकेशन उनके पास में, क्रिटिकल थिंकर्स बढ़ेंगे देश में, इनोवेटर्स, रिसर्चर, एक्सीलेंट टीचर्स, एंटरप्रेन्योर्स, ऑनेस्ट पब्लिक सर्वेंट्स, ठीक है, ऑनेस्ट ये वर्ड यहाँ पर याद रखना, ईमानदार यहाँ पर अफसर, कंपेशनेट, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। लेकिन आज क्या है, आज जिस तरीके का एजुकेशन सिस्टम है, बच्चा यहाँ पर उसके खिलाफ में लड़ाई लड़ रहा है, और लड़ाई लड़ते लड़ते उसका आधा टाइम यहीं पे फिर बीत जा रहा है। ऑथर का मानना यहाँ पर यह है, एक कंप्लीट ट्रांसफॉर्मेशन एजुकेशन सिस्टम के अंदर में इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। ये सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है कि पूरा ही स्ट्रक्चर, पूरा ही सिस्टम चेंज होना चाहिए इस एग्जामिनेशन का, इस एजुकेशन का। और इसके लिए 10 इंपॉर्टेंट रिफॉर्म्स इन्होंने सजेस्ट करे हैं। इसमें से पहला जो यहाँ पर सजेशन है वो है एग्जामिनेशन सिस्टम में रिफॉर्म करना। आज का मैंने बताया ना, देखो वही चीज़ बता रहा था कि एग्जामिनेशन जो करंट समय पर हो रहे हैं देश में, वो क्या है, मेनली आज रट्टा लगाओ, कल लिख कर आओ और परसों को भूल जाओ, ठीक है, फिर इंतज़ार करो रिजल्ट का, पास हो गए, और उसके बाद में आगे फिर फर्दर कंटिन्यू जो चल रहा है वैसे ही चलता रहेगा। जबकि एग्ज़ाम जो होना चाहिए वो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे होना चाहिए। उस बच्चे को कॉन्सेप्ट समझ में आए या नहीं आए, या केवल वो रट्टू तोता बन चुका है, रट के आया है और उसने लिख दिया है, उस नॉलेज जो उसको नॉलेज दी गई है उसको लाइफ में अप्लाई कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है, या फर्दर अप्लाई कर पाएगा या नहीं कर पाएगा, ये मैटर है। उसकी क्रिएटिविटी कैसी है, रीजनिंग ग्रो कर रही है या नहीं, वो बच्चा एथिकल जजमेंट लाइफ में ले पा रहा है या नहीं ले पा रहा। आज 12th करने के बाद ही बच्चा भटकता रहता है, उसके बाद ही 5 साल तक भटकता है कि भाई क्या करूं, कभी इसमें एडमिशन, कभी उसमें एडमिशन, नहीं ये वाला कोर्स कर लेता हूं, वो वाला कोर्स कर लेता हूं, अपने लाइफ तक के जजमेंट नहीं ले पाता। एथिकल जजमेंट्स की तो बात अलग है, रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सॉल्विंग उससे हो पा रही है या नहीं हो पा रही है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो बच्चे के अंदर में शुरू से डेवलप करना होगा, ये सेंस डेवलप करना होगा, जिससे वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनेगा। तो ये जो रिफॉर्म है, ये जो बदलाव है, इस बदलाव में हर एक जो एग्जामिनेशन है, मेन एग्जामिनेशन जहाँ पे सबसे ज़्यादा युवा पीढ़ी अपने टाइम लगा रही है, उन सब पे कवर होता है। चाहे वो स्कूल बोर्ड के एग्जामिनेशन हो, जेई, नीट, CUET, UPSC, कोई सा भी एग्ज़ाम हो, यहाँ सब पे ये जो रिफॉर्म है ये कवर होना चाहिए। समझे? फिर सेकेंड जो थिंग है, या सेकेंड इंपॉर्टेंट सुधार करने की बात हो रही है, वो है कोचिंग कल्चर को रिड्यूस करो। ये सही भी है। अच्छा, एक चीज़ आप ये बताओ, यहाँ पे बात हो रही है कि कोचिंग को रिड्यूस कर दो, क्योंकि जैसे जैसे एजुकेशन सिस्टम में प्रॉब्लम्स ग्रो करेंगी वैसे वैसे आपका कोचिंग कल्चर बढ़ेगा, जो रियलिटी भी है। आज आपने देखा होगा दिल्ली के अंदर में चले जाओ, कुछ कुछ तो यहाँ पर हब बन चुके हैं कोचिंग सेंटर्स को लेकर, जहाँ पर बच्चा जा रहा है, बहुत साल यहाँ पे लगा देता है, ठीक है, बहुत टाइम लगा देता है। वहीं पर सिमिलरली कुछ ऐसी कंडीशंस भी हैं जहाँ पे बच्चा सेल्फ स्टडी से भी ग्रो कर जाता है, या इतना गाइडेंस, आज ह्यूज अमाउंट में गाइडेंस अवेलेबल है यूट्यूब इंडस्ट्री में, जिसके थ्रू यहाँ पर वो एग्ज़ाम को क्रैक कर लेता है। या फिर कोचिंग कल्चर भी यहाँ पर ठीक है। कोचिंग कल्चर मतलब क्या? कोचिंग कल्चर में सबसे मेन प्रॉब्लम पता है क्या है? वो है अफोर्डेबिलिटी। आपने कोचिंग में ही फीस रख दिया कि आप यूपीएससी के लिए प्रिपेयर करने जा रहे हो, साल की फीस लेंगे, 1.5 से 3 लाख का खर्चा आ रहा है,
केवल फीस स्ट्रक्चर का, ऑप्शनल अलग, ये अलग, वो अलग, सब कुछ सेपरेटली लेना पड़ेगा। ये है प्रॉब्लम। जब कोई अफोर्ड ही नहीं कर पा रहा, जो अफोर्ड कर पा रहा है, इंडस्ट्री सर्वाइव कर रहा है, मतलब वो लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे हैं। अब प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि कुछ परिवार बहुत ज़्यादा मात्रा में इस तरीके से खर्च भी करते हैं, केवल और केवल एग्जाम निकालने के लिए इतना सारा यहाँ पर खर्चा किया जा रहा है। और रीज़न पता है क्या है? ये कोचिंग कल्चर पनप कैसे रहा है? लगातार इतनी मैसिवली यहाँ पर कोचिंग ग्रो कर रहे हैं। रीज़न इसके पीछे का क्या है? इतनी मैसिव फीस यहाँ पर ली जा रही है, उसके पीछे का कारण क्या है? एक ही सिंपल सा कारण है, खुद एग्जाम सिस्टम का पैटर्न। भाई आप खुद यहाँ पर यूपीएससी एग्जाम का पैटर्न देख लो, इस बार का क्या पैटर्न रहा है? बिल्कुल एक एब्सर्ड पेपर। हालांकि देखो, हमें पता है यूपीएससी का पैटर्न यही रहता है। यूपीएससी हर साल यहाँ पर 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे देता है जो किसी से नहीं हिलने वाले। अरे 8 क्वेश्चन मान लो जो किसी से नहीं हिलने वाले, कोई नहीं कर सकता। तभी तो वो डिफ़िकल्ट एग्जामिनेशन कहला रहा है इन इंडिया, इन द वर्ल्ड, मतलब टॉप पर आता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि इस बार ऐसे क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई, 25 से 30 हो गई, जो कोई नहीं कर पा रहा। अरे कोई नहीं कर पा रहा तो ऐसे क्वेश्चन देने का फिर फायदा क्या? दूसरी चीज, आपने ऐसा पैटर्न देके स्टूडेंट्स के अंदर में, एस्पिरेंट्स के अंदर में एक और डर बैठा दिया। फिर आपने सोर्स जब शेयर नहीं करे, ठीक है, और सोर्स शेयर करे तो भाई ये न्यूज़पेपर्स, मैगजीन्स, फिर उसके बाद ये यहाँ पे कवर कर लेना, वो कवर कर लेना, ये चीज़ें चल रही हैं। तो इससे बच्चा, ये बताओ, कोचिंग की तरफ भागेगा या नहीं भागेगा? आपने अगर क्लियरली सिलेबस ही डिफाइन कर दिया होता कि भाई ये पढ़ना है मुझको, ये पढ़कर आना आपको। वैसे तो सिलेबस दिया हुआ है, चाहे प्रीलिम्स का सिलेबस देखो या मेंस में तो बहुत डिटेल से दिया गया है सिलेबस। लेकिन जब आप सिलेबस के अकॉर्डिंग भी उस तरीके से पेपर नहीं बन पा रहा है, या ऐसे ऐसे उन अमाउंट ऑफ क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन ऐसे हैं जो किसी से नहीं होंगे, आप ऐसी मेंटेलिटी सेट करके पेपर बना रहे हैं, तो कोचिंग कल्चर तो बढ़ेगा ही ना दोस्त। कोचिंग को तो ये और मौका मिला, देखो किस बार कैसा पेपर आया था, ठीक है, और अब हम करवाएंगे तैयारी। जब आपने सब चीज़ें डिफाइन कर दी होती, ऐसा नहीं है कि आप, मैं ये नहीं कह रहा कि डिफ़िकल्ट पेपर मत बनाओ, डिफ़िकल्ट पेपर जितना डिफ़िकल्ट बना सको उतना डिफ़िकल्ट बनाओ, बट सिलेबस के दायरे में रहकर, है ना। तो अगर ऐसा कुछ हो जाए तो अपने आप ही यहाँ पर ये कल्चर धीरे धीरे करके कम होना शुरू हो जाएगा। तो इसके लिए पहला रिफॉर्म वही है ना, एग्जामिनेशन अपॉर्चुनिटीज़। जो एग्जामिनेशन तैयार हो रहे हैं उसको सही तरीके से डिज़ाइन करना बहुत ज़रूरी है। फिर तीसरी चीज़ जो यहाँ पर उन्होंने रिकमेंड की है वो है वर्ल्ड्स बेस्ट टीचर्स को बिल्ड करना। टीचर की जो क्वालिटी है वो डिटरमाइन करती है एजुकेशन क्वालिटी को, ठीक है, कि भाई टीचर के पास में कितना एक्सपीरियंस है पढ़ाने का, टीचर उस बच्चे को समझा पा रहा है या नहीं समझा पा रहा। और आज यहाँ पर एक्चुअल तौर पे कई बार, मतलब यूट्यूब पे भी देखने को मिलता है कि कई बार ना केवल अपना ही नाम यूज़ कर लिया जाता है। न्यूज़ क्या, रैंक का यहाँ पर यूज़ होने लगता है कि भाई मेरी रैंकिंग ये है, मैंने यहाँ पर मेरी रैंकिंग ये है, मैं ये सेलेक्टेड हूँ, ये मैंने ये निकाला है, वो निकाला है, ठीक है, और मैं ये पढ़ाता भी हूँ। तो ये नहीं मैटर करता कि भाई आपने क्या निकाला है, कौन सा एग्जामिनेशन निकाला है। अगर टीचिंग क्वालिटी बेटर नहीं है तो वो भी मैटर नहीं करेगा। लेकिन आज होता क्या है, इस कल्चर की वजह से भी बहुत सारे स्टूडेंट्स को इकट्ठा कर लिया जाता है। ठीक है, हाँ भाई उन्होंने तो एग्ज़ाम निकाला है ये वाला, है ना, हमारा भी निकल सकता है, उनको गाइडेंस पता होगा, बट वो टीच कैसा कर रहे हैं वो भी मैटर करता है। क्वालिटी बेटर है, बहुत अच्छी चीज़ है, फिर तो मतलब कोई तोड़ ही नहीं, वहीं पे सबको इकट्ठा होना चाहिए। तो ये टीचर की क्वालिटी यहाँ पर थोड़ा सा मैटर करती है, याद रखना, और यही एजुकेशन क्वालिटी को ही बढ़ाएगा। और यही कल्चर फिनलैंड, सिंगापुर, साउथ कोरिया, जापान जैसे कंट्रीज़ में होता है। इंडिया को भी एक नेशनल टीचर एक्सीलेंस मिशन लॉन्च कर लेना चाहिए, जिसमें टीचर को प्रिपेयर करना, ठीक है, जो कमियां हैं उनको आइडेंटिफाई करना, प्रोफेशनल डेवलपमेंट करना, रिसर्च अपॉर्चुनिटीज़ देना, क्योंकि यही टीचर हैं जो इंडिया के मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशंस के तौर पे आते हैं, बट वो ऐसा रिस्पेक्ट मिलता नहीं है। जैसे मैं आपको बताऊं ना, किसी किसी लोगों का पढ़ाना ही पैशन होता है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल मेरे लाइफ में भी यही रहा है, मैं बहुत टाइम से, मतलब अब जैसे मेरी एज इतनी है भी नहीं, उसके बेसिस पे अगर मैं देखूं तो मैंने बहुत टाइम से पढ़ाना शुरू कर दिया था, क्योंकि मेरा एक गोल था, मुझे अच्छा भी लगता था शुरू से। इवन मैंने 12th किया, 12th करते समय पे भी पढ़ाया, 11th करते समय भी पढ़ाया, उस समय पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ थी। फिर 12th के बाद यहाँ पर जो है सीधा मैंने और ज़्यादा इसके, मतलब इंडस्ट्री के अंदर में और ज़्यादा डीपर घुसा,
और टीचिंग की बहुत समय तक, बहुत लंबे समय तक, मतलब एक होता है, एक प्रोफेशन होता है। जैसे कहते हैं ना कि भाई एक इंसान का गोल होता है, मतलब वो कुछ नहीं कर पाया तो एट द लास्ट यहाँ पे वो टीचर बन गया, कोई ऐसा एग्जाम नहीं निकला तो वो भाई उन्होंने पढ़ाना शुरू कर दिया। मेरा ये नहीं था, मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी था कि हाँ यार मुझे पढ़ाना है, ठीक है, बाकी चीज़ें मैंने सब कुछ सेकंड प्रायोरिटी पे रखा। इसी वजह से पिछले 5 से 6 सालों में, या पिछले आप यूट्यूब पे देखोगे तो मैं 2020 से अवेलेबल हूँ, किसी भी दिन ऐसा नहीं हुआ है कि क्लास मिस हो गई हो, कि हाँ भाई इस दिन की क्लास नहीं आई। इवन ऑन संडे पूरा यूट्यूब ऑफ रहता है कि भाई यहाँ पे आज संडे को कोई वीडियो अपलोड नहीं होगा, ठीक है, मतलब यूट्यूब ऑफ रहता है, मतलब इन टर्म्स ऑफ ये करंट अफेयर्स का प्रोग्राम हम लोग उसमें भी कवर करते हैं। अब तो वीकली कंपाइलेशन, पिछले तो हम लोग नया नया डिस्कस करते थे, तो वो चीज़ रहती है। तो जो टीचिंग प्रोफेशन है, एक मोस्ट रिस्पेक्टेड प्रोफेशन के तौर पे देखना चाहिए था, बट वो वाली वैल्यू नहीं मिलती। और वैल्यू कैसे मिलती है, कुछ नहीं बन पाए तो टीचिंग करना शुरू कर दिया। फिर एक चौथी चीज़ आती है दोस्तों, कि आज वैकेंसीज भी खाली पड़ी हैं, टीचिंग पोस्ट की वैकेंसीज बहुत ज़्यादा वैकेंट पड़ी हुई हैं। तो इन वैकेंसीज को टाइम पर फिल करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। 3 महीने के अंदर अंदर उसको फिल किया जा सकता है ट्रांसपेरेंट तरीके से, बिल्कुल। इसमें आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़, IITs, IIM, NITs, एम्स सब कुछ शामिल है। सब में आइडेंटिफाई करो कितनी वेकेंट पोजीशंस और 3 महीने के अंदर अंदर भर दो। हाई क्वालिटी टीचर्स, कनेक्ट एजुकेशन विद सोसाइटी। एजुकेशन की जब हम लोग बात करेंगे तो यही शिक्षा है जो स्टूडेंट्स को प्रिपेयर करती है, और केवल जॉब के लिए प्रिपेयर नहीं करती है। यहाँ पे तो केवल जॉब के लिए प्रिपेयर करने के लिए सिखाया जा रहा है, रट लो, पेपर निकाल लो, उसके बाद भी यहाँ पर जो रट के गया है, जितना टाइम दिया है, उसका कोई वैल्यू नहीं। एजुकेशन वो होती है जो जॉब के लिए तो प्रिपेयर करे करे, लेकिन एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन भी बनाए देश के अंदर में। हर एक अंडर ग्रेजुएट जो है उसको कम से कम 1 सेमेस्टर के लिए रिसर्च करवाओ, अप्रेंटिसशिप हो गई, एंटरप्रेन्योरशिप हो गई, ये सब करवाना ज़रूरी है। एक एक्सपीरियंस देना यहाँ पर उसको ज़रूरी है। गवर्नमेंट स्कूल्स को मजबूत करो। हर एक चाइल्ड के पास में, हर एक बच्चे के पास में ये अधिकार होना चाहिए कि भाई कम से कम 13 साल तक की उम्र तक, भले ही उसके परिवार में कोई भी दिक्कत हो, इनकम की हो, लोकेशन की हो, लेकिन उसको एजुकेशन मिलनी चाहिए। एजुकेशन हाई क्वालिटी वाली, लैबोरेटरीज, लाइब्रेरीज, स्पोर्ट फैसिलिटीज़, डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ मिलना चाहिए। क्योंकि कई बार फैमिली स्टेटस की वजह से, स्थिति की वजह से यहाँ पर वो जो बच्चा है वो अपने टैलेंट के, मतलब जो उसके अंदर में टैलेंट था वो टैलेंट उभर नहीं पाया, वो टैलेंट ग्रो नहीं कर पाया। तो हाई क्वालिटी की टीचिंग, और यही तो है भाई। फॉर एग्जांपल अगर हम प्राइवेट स्कूल्स की बात कर लें, आज देखोगे साल ब साल फीस बढ़ती चली जा रही है। आज छोटी छोटी क्लासों के जो फीस हैं, मंथली फीसेस, वो इतने ज़्यादा इंक्रीज़ हो चुके हैं। छोटी छोटी क्लास के जो बच्चे हैं उनके उनके 50,000, 60,000, इवन लाख लाख तक जा रहा है। कुछ हाई क्वालिटी के स्कूल्स अपने आप को इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई सालाना इतनी फ़ीस है, मतलब मंथली नहीं, सालाना इतनी फ़ीस है, हज़ारों लाखों रुपए फीस जा रही है प्राइवेट स्कूल्स की। रीज़न कहाँ पे, मतलब ये गैप कहाँ पे मिला, मतलब ये कहते हैं ना कि ये रूम कहाँ पे मिला, कैसे इतना ज़्यादा यहाँ पे जो प्राइवेट स्कूल्स का कल्चर है इतना ज़्यादा बढ़ गया, या इतने ज़्यादा एक्सपेंसिव हो गई एजुकेशन प्राइवेट स्कूल में, खासकर अगर हम बात करेंगे। रीज़न ये है क्योंकि गवर्नमेंट ने गवर्नमेंट स्कूल्स में कमी छोड़ दी। अगर वही सेम एजुकेशन जो प्राइवेट स्कूल्स प्रोवाइड करवा रहे हैं, वही सेम एजुकेशन सरकारी स्कूल में मिल जाता तो कोई बच्चा आज यहाँ पर सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ रहा होता। जैसे आज यहाँ पर पेरेंट्स कभी विचार ही नहीं करता कि अपने बच्चे को मैं सरकारी स्कूल में पढ़ा लूँ, और विचार करे भी क्यों, वो अपने बच्चे के लिए अच्छा भविष्य सोच रहा है। उसे पता है यहाँ पर गवर्नमेंट स्कूल में किस तरीके का एजुकेशन सिस्टम चल रहा है, या किस तरीके का पैटर्न फॉलो किया जाता है। लेकिन मैंने बोला ना कि वही चीज़ें यहाँ पर प्रोवाइड हो रही होती हैं, हर एक चीज़ें यहाँ पर मिल रही होती हैं, फैसिलिटीज़ मिल रही होती, तो वो कल्चर बढ़ता नहीं। ये होते हैं रिफॉर्म्स, कि भाई ये चीज़ें अफोर्डेबल हैं, एक व्यक्ति का अधिकार है ये पढ़ना, एजुकेशन उस बच्चे का, तो उसको पर्याप्त मात्रा में मिल जाए। ये ना हो कि भाई आज किसी के पास पैसे की कमी है, उस वजह से वो पढ़ाई नहीं कर पाया, उस वजह से वो स्कूल नहीं जा पाया। ऐसा सिस्टम नहीं होना चाहिए। फिर दूसरी बात दोस्तों, एकेडमिक फ्रीडम, इसको इंक्रीज करना। गवर्नमेंट को डिफाइन करने होंगे लर्निंग आउटकम्स, एक अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करना होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ें बस इसको छोटे लेवल पर मैनेज कर देना, नहीं। एक बड़ी ऑटोनॉमी के बेसिस पे काम करना, इनोवेशंस को इंक्रीज करना, ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करना, रियल टाइम बेसिस पर जो डैशबोर्ड है उसको अपडेट करना कि भाई क्या सिस्टम में आपने क्या सुधार करा है। मंथली बेसिस पे आप अपडेट कर सकते हैं टीचर की वैकेंसीज कहाँ पर खाली है, कहाँ पे भर दी गई हैं, ठीक है, इंफ्रास्ट्रक्चर कहाँ कहाँ पर बन रहा है, रिसर्च आउटपुट, ये सब चीज़ें यहाँ पर क्या करेंगी, ट्रांसपेरेंसी बढ़ाएंगी, सरकार को एक जवाबदेही बनाएंगी।
बट आज वो अकाउंटेबिलिटी दिखती ही नहीं है। ठीक है, फिर दूसरी चीज़, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाना एजुकेशन के अंदर में, ये बहुत ज़रूरी है। ऑथर ने रिकमेंड किया है एजुकेशन के लिए कम से कम हम अपने टोटल जीडीपी का 6%, एटलीस्ट 6% ऑफ जीडीपी हमें एजुकेशन पे खर्च करना होगा, और 2% जीडीपी का रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे खर्च करना होगा। जितना ज़्यादा इन्वेस्टमेंट रहेगा हाई क्वालिटी एजुकेशन के ऊपर में, उतना ज़्यादा बढ़िया रहेगा। ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप इसको अपने देश को एक नॉलेजेबल इकॉनमी के तौर पे ग्रो करना चाहते हैं। तो एक इंडिपेंडेंट एजुकेशन रिफॉर्म कमीशन बना लो। एट द लास्ट पॉइंट यह है, एक जो इंडिपेंडेंट बॉडी हो, याद रखना, जो एक नेशनल बेंचमार्क सेट करेगी। किसी का रोल नहीं, कोई गवर्नमेंट उसके अंदर में रोल नहीं, एक इंडिपेंडेंट बॉडी रहेगी जिसका मेन पर्पज़ रहेगा एजुकेशन में बदलाव करना, देश के लेवल पर नई लिमिटेशंस को हिट करना, इम्प्लीमेंटेशन को मॉनिटर करना कि भाई जो जो ये लाए हैं क्या ये फॉलो हो रहा है नहीं हो रहा है, एनुअल रिपोर्ट्स पब्लिश करना, सालाना रिपोर्ट पार्लियामेंट में प्रेजेंट करना कि भाई ये प्रोग्रेस क्या है हमने, और इस राज्य में ये प्रोग्रेस हुआ है, इस यूनियन टेरिटरी में एजुकेशन के टर्म्स में ये प्रोग्रेस हुआ है। इससे गवर्नमेंट ज़्यादा अकाउंटेबल हो जाएगी और क्या होगा, हाई क्वालिटी के जो चेंजेस है वो करे जाएंगे। और एजुकेशन को पॉलिटिक्स से ऊपर रखना चाहिए देश के अंदर में, कोई भी देश हो, एजुकेशन हमेशा पॉलिटिक्स से ऊपर रहा है और रखना चाहिए। इसके साथ मर्ज मत करो। समझ रहे हैं? आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। हर एक गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशंस देती है, पूरी कोशिश करती है सिचुएशन को रिजॉल्व करने की। ऑब्वियस सी बात है, कोई नहीं चाहेगा देश बर्बाद हो, बट कुछ प्रॉब्लम्स ऐसी रह जाती हैं जो अनरिजॉल्व रहती हैं, जिस पे ध्यान नहीं दिया जाता, फिर वो अकाउंटेबिलिटी सेट नहीं कर पाते। वो रियल इश्यूज को डील करना ज़रूरी है। अभी जैसा मैटर चल रहा है, एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन करो, ये सही बात है। इतनी सारी प्रॉब्लम्स यहाँ पर क्रिएट हुई हैं, ठीक है, प्रोटेस्ट हो रहा है, बट प्रॉब्लम आपने देखा कि प्रोटेस्ट में एक व्यक्ति है जो हंगर स्ट्राइक कर रहा है, 17 दिन से भूखा है। अरे आप वो दूसरी चीज़ यहाँ पर, अब क्या ही कहा जाए, वो जिस जगह पर बैठ गए, उनका जो टारगेट है वो बिल्कुल सही है कि बच्चों के फ्यूचर के लिए यहाँ पर बात कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक को लेकर यहाँ पर डिस्कशंस हो रहे हैं कि भाई यहाँ पर एक बदलाव किया जाए, एजुकेशन में नहीं बदलाव की जाए। शुरुआत ऐसे ही होनी है कि पहले रिज़ाइन देना होगा एजुकेशन मिनिस्टर को। बट प्रॉब्लम यह है कि यूथ का इन्वॉल्वमेंट कम है, या स्पेशल तौर पे जो एक पार्टी सीजेपी यहाँ पर शामिल हो गई, ठीक है। अब कहोगे एजेंडा ही मेन था, फाउंडेशन ही वही था कि हाँ सीजेपी का भी मेन फाउंडेशन ये था, उसके बाद हुआ है। लेकिन बट फाउंडेशन, मैं तो साइट विजिट कर चुका हूँ ना, मैं जा चुका हूँ। कुछ चीज़ें यहाँ पर ऐसी भी हैं जो वहाँ पर नहीं होनी चाहिए थी। एक ही एजेंडा था, उसी को लेकर यहाँ पे शुरू से चलना था कि भाई एजुकेशन मिनिस्टर के यहाँ तो रिज़ाइन करना और एजुकेशन में रिफॉर्म्स लेकर आना, ठीक है। ये दो चीज़ें थी, इन दो चीज़ों पे हमें अड़े रहना था। अब चीज़ें बदल जाएंगी, जैसे आपने देखा भी है, रियलिटी है भाई सामने। चीज़ें अगर चेंज होती रहेंगी इस तरीके से, कोई क्या आके कह जा रहा है, कोई क्या आके कह जा रहा है, दैट मीन्स यहाँ पर वो जो व्यक्ति भूखा बैठा है ना 17 दिनों से, कहीं ना कहीं यहाँ पर वो चीज़ इग्नोर हो जाती है, अवॉइड कर दी जाती है, ठीक है। वो जो मेन चीज़ है वो अवॉइड हो जाती है, इग्नोर हो जाती है। क्यों? क्योंकि कोई व्यक्ति आता है, वो कुछ और बोल देता है, वो कुछ और बोल देता है, वही सोशल मीडिया पे चलता है, देखो भाई यहाँ पर ये प्रोटेस्ट ने एक नया मोड़ ले लिया, नया मोड़ ले लिया, हो रहा है एक्चुअल तौर पे। लेकिन जो ये चीज़ हो रही है ना, रेगुलर बेसिस पे चेंजेस आना, रेगुलर बेसिस पे कोई कुछ स्टेटमेंट देता है, कोई कुछ स्टेटमेंट देता है आकर, तो इसकी वजह से प्रोटेस्ट का मेन मुद्दा यहाँ पर हट जा रहा है। पहले ऐसे प्रोटेस्ट नहीं हुआ करते थे। पहले अन्ना हजारे जी वाला प्रोटेस्ट भी आप लोगों ने देखा होगा, उसके बारे में देखा नहीं होगा तो पढ़ा होगा। जो मुद्दा है उस पर अड़ गए, किसी पॉलिटिकल पार्टी का इन्वॉल्वमेंट नहीं, किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि वो मुद्दा भटकना नहीं चाहिए। अभी क्या है, कोई कुछ भी बोल देता है आके वहाँ पर, तो मुद्दा भटक जाता है। मुद्दा वही है कि एजुकेशन में रिफॉर्म्स की ज़रूरत है, एजुकेशन मिनिस्टर को रिज़ाइन करना ज़रूरी है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये संभला नहीं उनसे। नीट का एग्जामिनेशन कोई एक बार से लीक थोड़ी हो रहा है, फर्स्ट टाइम थोड़ी लीक हुआ है। फर्स्ट टाइम होता इंसान झेल लेता कि हाँ चलो री एग्ज़ाम हुआ है। ये हर साल की कहानी बनती चली जा रही है, बनती चली जा रही है, समझे? तो अगर रेजिग्नेशन होता, या गवर्नमेंट खास तौर पे अगर जैसे आज सोनम वांगचुक जी हैं, हंगर स्ट्राइक पर हैं, कम से कम गवर्नमेंट को उनसे बात कर लेना चाहिए, ठीक है। इनका जो फास्ट है, जो हंगर स्ट्राइक है, अगर ये सीरियस एजुकेशन रिफॉर्म लाने में सक्सेसफुल रहती है तो एक शुरुआत हो जाएगी। अदरवाइज़ केवल और केवल एक पॉलिटिकल इवेंट बन के ये रह जाएगा। ये बात मैं ही नहीं,
राइटर भी कह रहे हैं और आप भी सिचुएशन सामने देख रहे हैं जिस तरीके से फिर अब पॉलिटिक्स का इन्वॉल्वमेंट होना शुरू हो चुका है। ठीक है, आई होप आपको एक क्लैरिटी मिल चुकी है। ये रहे छोटे छोटे रिवीजन पॉइंटर जिसको आप लोग एग्जैक्टली आराम से रिवाइज कर सकते हैं। बाकी इसी इसी क्वेश्चन के ऊपर में सॉरी आर्टिकल के ऊपर में एक मेंस का प्रश्न भी है, चाहो तो आप इसको अटेम्प्ट करिए और एक बढ़िया सा आंसर आप लिख सकते हैं। क्वेश्चन क्या है, इंडियाज डेमोग्राफिक डिविडेंड कैन बी फुली रियलाइज ओनली थ्रू कंप्रहेंसिव एजुकेशन रिफॉर्म रादर देन पॉलिटिकल रीशफल्स। डिस्कस सजेस्ट की रिफॉर्म्स नीड टू ट्रांसफॉर्म इंडियाज एजुकेशन सिस्टम। भारत के डेमोग्राफिक डिविडेंड, भारत की जो पॉपुलेशन के अंदर में जो यूथ पॉपुलेशन है खासकर, हम उसकी बात कर रहे हैं। तो ये पूरी तरह से हम डेमोग्राफिक डिविडेंड को अचीव कर सकते हैं, पूरा यूथ अपना पोटेंशियल दिखा सकता है देश को ग्रो करने के लिए, लेकिन जब जब एजुकेशन रिफॉर्म्स होंगे, बदलाव होंगे। ठीक है, केवल पॉलिटिकल चेंज नहीं कि हाँ आज रिजाइन कर दिया कल दूसरा मिनिस्टर आ गया, सेम सिचुएशन चल रही है, कोई रिफॉर्म हुआ नहीं तो कोई फायदा नहीं। तो इसी आधार पर आपने कुछ की रिफॉर्म्स सजेस्ट करने हैं, यहाँ पर बताया जा रहा है कि आपने थोड़ा सा बताओ क्या बदलाव हो सकते हैं जिससे हम भारत के एजुकेशन सिस्टम को रिफॉर्म कर सकें, थोड़ा सा चेंज लेकर आ सकें। ठीक है, आई होप आपको ये क्लैरिटी मिल चुकी है। आप इस तरीके से आंसर लिखिएगा, ये रहा इंट्रोडक्शन, ये रहा बॉडी स्ट्रक्चर, एट द लास्ट कंक्लूजन, दैट्स इट। चलिए, ये रहे कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, फटाफट सॉल्व करो। क्वेश्चन नंबर 1 आपके सामने प्रेजेंट है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग जगन्नाथ यात्रा इज आर करेक्ट। जगन्नाथ यात्रा को लेकर कौन सा स्टेटमेंट सही है, बताएं। पहला, छेरा पहरा इज परफॉर्म्ड बाय द गजपति किंग ऑफ पुरी। सेकंड, जो एक रिचुअल है यहाँ पर इस जगन्नाथ यात्रा के दौरान, एक रिचुअल होता है जहाँ पर शैरिट के ऊपर में झाड़ू लगाई जाती है विद अ गोल्डन ब्रूम, क्या उसी को ही छेरा पहरा कहा जाता है। थर्ड स्टेटमेंट, जो रिटर्न होती है डीटीज़ का है, यानी कि जो ये रथ यात्रा होती है गुंडीचा मंदिर तक, फिर वहाँ से वापस रिटर्न जाते हैं, तो जो ये रिटर्न कार फेस्टिवल होता है, इसको क्या हम बहुद्रा यात्रा के नाम से जानते हैं। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन नंबर ए 1 and 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैच दी फॉलोइंग नेशनल बायो मिशंस विद देयर ऑब्जेक्टिव्स। बायो मिशंस वही जो मैंने आपको पढ़ा है, उनका मेन ऑब्जेक्टिव कौन सा करेक्टली मैच है, ये बताएं। पहला, क्या जीन इंडिया का मेन ऑब्जेक्टिव है सिंथेटिक बायोलॉजिकल इनोवेशंस को कमर्शलाइज करना। क्या बायोएक्स फाउंड्री का मेन ऑब्जेक्टिव है अफोर्डेबल जीन और सेल थेरेपीज को प्रोवाइड करवाना। क्या वन हेल्थ ग्रिड का मेन पर्पस है इंटीग्रेटेड सर्वेलांस करना इन्फेक्शियस डिजीज और एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस के ऊपर में, बताएं कौन सा करेक्टली मैच है। ऑप्शन नंबर ए, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी, सी और डी, यहाँ पर इसको देखिएगा, पॉज करके आराम से इसका आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू साइक्लोस्पोरियासिस कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। साइक्लोस्पोरियासिस को लेकर 3 स्टेटमेंट है, बताना है कौन सा सही है। पहला, क्या ये साइक्लोस्पोरियोसिस एक प्रोटोजोअन पैरासाइट है जिसका नाम है साइक्लोस्पोरा साइटेंसिस, क्या उसकी वजह से होता है। सेकंड, क्या ये मेनली जो फेकल ओरल रूट है, जब हम कंटेमिनेटेड ये गंदा खाना गंदा पानी की वजह से क्या बीमारी फैलती है। थर्ड, कॉमनली यहाँ पर ये डायरेक्ट पर्सन टू पर्सन ये स्प्रेड हो सकता है, एक व्यक्ति से दूसरे इंसान में ये फैल सकता है। तो बताएं तीनों में से कौन सा स्टेटमेंट सही है। 1 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1 and 2 ओनली, या फिर डी तीनों के तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पर एग्जैक्टली करेक्ट हैं। तो ये था दोस्तों यहाँ पर आज का हमारा डिस्कशन। आई होप आपको मज़ा आया होगा, बहुत सारी जानकारी आपने यहाँ से इकट्ठी की होगी, गेन की होगी। बाकी करते हैं सेशन को यहाँ पर समाप्त, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बाय बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू एंड जय हिंद।